हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हियर गाइस? वालेकुम सलाम। यस सर। क्या आपको स्क्रीन शो हो रही है? जी और ये स्लाइड जो मैंने खोली हुई है, की इश्यूज इन क्रिमिनल जस्टिस हाँ सिस्टम, ये शो हो रही है ना आपको? जी जी। ओके, वेल डन। ओके, तो आई एम एडवोकेट वकास खोसो एंड आई एम बैक with a new topic, that is criminal issues in the key issues in the criminal justice system of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि कानून में, लॉ में कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है। लॉ जो है, मैं कहूँगा दिस इज़ 90% मेड करेक्ट, इट इज़ इनेक्टेड करेक्ट। वो बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर। जो की इशू है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। कानून है, कोर्ट्स भी चल रही हैं, पूरा निज़ाम जो है वो चल रहा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत हेरा फेरी है, दैट इज़ इन इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द सेम। तो आई हैव I have made some certain subtitles of this topic. उन subtitles को जो है हम वो shortly देखते चलेंगे। उसके साथ at the end I shall give you certain recommendations कि इन मामलात को हल करने के लिए, यानी इनकी issues को solve करने के लिए what things are to be brought, कौन कौन सी जो है वो चेंजिंग्स लानी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि ये टॉपिक एक जनरल किस्म का टॉपिक है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। स्पेसिफिक टॉपिक का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन अ बेल। मैं ज़मानत पर अगर बात करूं तो बेल जो है वो इट इज़ नॉट अ जनरल टॉपिक बट अ स्पेसिफिक टॉपिक, क्योंकि सर्टेन सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी जो है ना उससे डील करेंगे, 496, 497 एंड 498। लेकिन ये जो टॉपिक है वो जनरल टॉपिक है। इस ये जनरल टॉपिक है, इस वजह से क्या होगा कि आई शैल नीड अटेंशन ऑफ यू गाइस। और जो है ना, मैं चाहूँगा कि आप भी इस लेक्चर में इंटरेक्ट करें मेरे साथ। मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछता चलूँगा, और अगर आपके यहाँ भी कोई क्वेश्चन हो तो यू आर व्हाट वी रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चन सेम। तो जो डिफेक्ट्स हैं, जो की इश्यूज हैं, वो किन किन चीज़ों में है, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ हो सकती है, कहाँ कहाँ पर गड़बड़ होती है। दैट इज़ इन पुलिस, जुडिशरी, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन्स। ठीक है जी। तो ये वो जगहें हैं जहाँ पर स्पेसेस आर लेफ्ट। ये वो जगहें हैं जहाँ पर जो है ना वो कानून की जो है ना वो असल दरामद नहीं होती। कानून जो है वो एक्चुअली उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन इसके अंदर जाने से पहले आई वांट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। देयर आर सम सर्टेन लॉस। मुल्क के अंदर कुछ जो है ना वो स्पेसिफिक कानून हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करते हैं। तो क्या आप मुझे बताओगे कि वो कौन से कानून हैं जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करते हैं? इफ यू गाइस आर लिसनिंग मी, सो काइंडली टेल मी व्हिच लॉज डू डील विद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ताकि फिर हम उसके डेप्थ में जा सकें। इज देयर एनीवन? हेलो, आर यू लिसनिंग मी? सीआरसीपी। जी, सीआरसीपी।
यस, क्रिमिनल सीआरपीसी। प्रोसीजर कोड। सही है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, दिस इज अ प्रोसीजरल लॉ। बिल्कुल ठीक है सर। जो है ना सीआरपीसी, वो इनमें से एक कानून है जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करता है, लेकिन उनके अलावा और कोई आपको पता है? डू यू नो एनी अदर लॉ? पीपीसी, पुलिस पब्लिक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है ठीक है। तो ये वो कानून है, कौन से? एक सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। जैसे कि ये एक प्रोसीजर है, तो ज्यादा से ज्यादा जो मसले होते ही प्रोसीजर के अंदर है। एक अगर कन्विक्ट को सजा हो जाए तो वो सजा सीआरपीसी में नहीं होगी, वो पीपीसी के अंदर हो सकती है, वो सीएनएसए के अंदर हो सकती है, वो एटीए के अंदर हो सकती है। तो सजा तो क्लियर है कि भाई इसकी ये सजा होगी तो उसको होगी, लेकिन सजा तक पहुंचने से पहले जो मरहले हैं, स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं, फेजेस हैं, वो फेजेस जो हैं वो सीआरपीसी में मौजूद हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो कि इन वेरियस लेक्चर्स आई हैव टॉट यू गाइस के वो फेजेस, वो स्टेजेस क्या होते हैं क्रिमिनल साइड के। ठीक है, तो सीआरपीसी एक वो कानून जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से डील करता है, सीआरपीसी। ये एक प्रोसीजरल लॉ है। उसके अलावा पाकिस्तान पिनल कोड, पीपीसी, ये ताज़ीरात भी इसको कहा जाता है। इनमें सजाएं मौजूद हैं कि अगर कोई बंदा सजा, यानी अगर कोई बंदा ऑफेंस कमिट करता है रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर से बॉडीली अगर ऑफेंसेस हैं, या कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, या पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, तो उनकी सजाएं पीपीसी में मौजूद है। तो पीपीसी भी एक क्रिमिनल लॉ है। इसी तरह हुदूद के जो कानून है, हुदूद लॉज, कौन से लॉज होते हैं भाई? वो जो हद में प्रोवाइडेड हो, यानी वो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो सजाएं बता दी हैं, वो ऑफेंसेस जो कुरान पाक में बता दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो मुल्क ने कानून बनाए हैं, वो हुदूद लॉज की कैटेगरीज में फॉल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिना ऑर्डिनेंस, जिना हुदूद ऑर्डर एक्ट। उसके अलावा अल्कोहल से रिलेटेड भी एक हुदूद लॉ है। तो इस तरह बहुत सारे और भी हुदूद लॉज हैं, तो ये भी क्रिमिनल लॉज हैं जिनका प्रोसीजर सीआरपीसी में। इसी तरह सीएनएसए, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1979। ठीक है, तो ये भी एक क्रिमिनल लॉ है कि अगर मंशियात से रिलेटेड कोई ऑफेंस कमिट करता है, देन सीएनएसए शैल बी अप्लाइड। इसी तरह एटीए, एंटी टेररिज्म एक्ट, दहशतगर्दी के अगर कोई सेक्शंस लगेंगे तो वो एटीए के तहत होंगे। रिसेंटली कुछ पुलिस की मोबाइल्स को भी जला दिया गया था, तो एटीए वाज। कहने का मतलब ये कि ये जो क्रिमिनल लॉस जो है, लॉ ऑफ क्राइम्स जो हैं, इनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट कहाँ पर है? प्रोसीजर डिफेक्ट है। प्रोसीजर, वो जो पुलिस को जो प्रोसीजर अप्लाई करना है, वो वहां पर गलती करते हैं। ठीक है, जुडिशरी के अंदर कोई
हेलो, आपको क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आर यू लिसनिंग मी गाइस? अब आ गई, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, जो है कहाँ पर जो है ना अब हम डिस्कनेक्ट हो गए, आप बताओगे? मैं तो एक्चुअली में पढ़ा रहा था आपको, पता नहीं क्या हो गया। स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी जी। ठीक है, तो मुझे बताओगे कि हमने कहाँ पर जो है ना वो छोड़ दिया? हेलो। आप ये हदूद इलाज और ये पढ़ा रहे थे, एंटी टेररिज्म एक्ट, अच्छा, इतना वहां पीछे से। मैं एक्चुअल में बहुत आगे निकल गया था। चलें, ठीक है। तो हम जो है ना वो सर्टेन लॉज को देख रहे थे कि क्राइम्स के लॉज कौन से हैं। तो जैसे कि मैंने और कुछ दोस्तों ने बताया कि दीज आर सीआरपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड। देखिए, जब आपको आवाज़ ना आए ना तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। सीआरपीसी, पीपीसी, हुदूद लॉज या सीएनएसए, एटीए, दीज आर सम सर्टेन लॉज व्हिच डू डील विद लॉ ऑफ क्राइम्स। ठीक है। मैंने फिर बताया कि भाई जो है ना वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की हिस्ट्री क्या है, सीआरपीसी की हिस्ट्री क्या है, एक कानून, क्राइम्स का कानून, एक प्रोसीजर जो है ना वो किस तरह बना। तो मैंने कहा कि 1861 में जो है ना वो ट्राई किया गया था इस कानून को बनाने में, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स ये कानून नहीं बन पाया, क्योंकि 1857 में वॉर भी लगी थी और उसके बाद जो है ना मुस्लिम और हिंदू जो थे वो दे वर नॉट कमिंग ऑन द सेम पेज। इस वजह से 1861 में भी नहीं बन पाया, 1872 में भी नहीं बन पाया ये प्रोसीजर। बट एट द सेम एट द एंड इन 1898 ये कानून बनाया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ लॉर्ड इल्गिन, जो कि सेकंड वाइस रॉय थे। लॉर्ड एल्गिन टू, जो कि वाइसरॉय थे उस वक्त सब कॉन्टिनेंट के। ठीक है, तो ये कानून जो जब बना तो ये कानून जो है ना वो अप्लाइड था, एप्लीकेबल हो गया दोनों पर, हिंदूज पर और मुस्लिम्स पर। यानी देखें कितना स्मार्टली इस कानून को बनाया गया कि ये कानून जो है ना दोनों को फिर डील कर रहा था। वरना जो हिंदू कहते हैं कि हमारे मज़हब से जो है ना वो ये जो सिमिलैरिटीज नहीं है इस कानून की, हमारे जो मज़हब है उससे कॉन्ट्राडिक्टरी है, या मुस्लिम कहते हैं हमसे ये कॉन्ट्राडिक्टरी, तो मसला होता। ठीक है, तो 1861 72 में इसी वजह से ये कानून नहीं बन पा रहा था, लेकिन एट द एंड ऐसा कानून स्मार्टली बनाया गया जो कि दोनों को जो है ना वो दोनों ने कंसेंसस दिए अपने, हिंदूज ने और मुस्लिम्स ने। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डिड द टॉपिक इन 4 कैटेगरीज। एक जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से की इश्यूज हैं इन पुलिस, कौन से की इश्यूज है फिर जुडिशरी के अंदर, कौन से मसाइल जो हैं वो प्रोसिक्यूशन साइड पर हैं, और कौन से प्रिजन्स में मसले होते हैं जिसके कह सकते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज नॉट प्रॉपरली अप्लाइड, या क्रिमिनल लॉज आर नॉट प्रॉपरली अप्लाइड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टमैटिक डिलेज इन द जुडिशियल प्रोसेस। तो कोई आपको आवाज़ आ रही है ना? आप सिस्टमैटिक डिले सुना आपने? जी जी। हेलो, आर यू लिसनिंग डियर फ्रेंड्स? जी। यस। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है अभी। ये जी अब सर, आ आप रही है, बीच में बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा, ये स्क्रीन शेयरिंग का मुझे काइंडली जो है ना वो दें परमिशन, आई एम नॉट एबल टू शेयर द स्क्रीन। तो हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे कि भाई जुडिशरी के साइड पर बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। हाँ, मुझे काइंडली जो है ना वो स्क्रीन शेयरिंग परमिशन दी जाए, नॉट एबल टू शेयर दिस। ओके।
तो हम जो ये फर्स्ट चीज डिस्कस कर रहे थे, सिस्टमैटिक डिलेज इन द जुडिशियल प्रोसेस, क्या ये चीज आपने सुनी थी? जी सुनिए। तो मैंने यहाँ पर जो है ना वो क्वेश्चन पूछा था कि आप क्या समझते हो कि जुडिशरी के साइड से कौन से की इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से जो है ना वो लेट रेमेडी मिलती है लोगों को? कोई मुझे बताएगा कौन कौन से इस तरह के वो मसाइल हो सकते हैं जी? आदमी के मौत के बाद उसकी उस केस का फैसला होता है। हाँ एग्जैक्टली, ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की इश्यूज है, बिल्कुल ठीक है। और कोई एनीवन एल्स? चले मैं बताता हूँ। देखें एक मसला ये भी है कि सेक्शन 344 जब आप पढ़ोगे ना सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, हालांकि उसकी जो इंटेंशन थी यानी लेजिस्लेटिव इंटेंट जिसको हम कहते हैं, उनकी बड़ी अच्छी थी कि भाई 344 जो है ना वो डील करता है एडजर्नमेंट से, कि भाई तो सीख दी जाए किसी केस को, ठीक है। तो इसकी इंटेंट बड़ी क्लियर थी कि ज़रूरी नहीं है, हर बार ये ना पॉसिबल नहीं होता है कि लोग टाइम के अंदर पहुंच पाए, वेदर दीज आर पार्टीज या जो है एडवोकेट्स। तो कभी कभार इस तरह के मसाइल हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर जो कि अनयूजुअल मसाइल होते हैं और लोग यानी वकील या पार्टीज जो है ना वो दे आर नॉट एबल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन टाइम, ठीक है। तो उन मामलात को हल करने के लिए 344 का जो नाफिज हुआ, 344 बनाया गया सेक्शन के एडजर्नमेंट्स दी जाए, ठीक है, ताकि लोग जो है ना वो प्रॉपरली तैयार होकर आएँ और फिर उनको जो है ना कोई कंपल्जन ना हो, ठीक है। तो उनको ये टाइम देने के लिए 344 क्रिएट किया गया था। बट अगर हम अब के हालात देखें तो ये है कि केस की सुनवाई एक होती है, उसके बाद तमाम केसेस पर, तमाम हियरिंग्स पर जस्ट डेट ही दी जाती है, यानी सिर्फ एडजर्नमेंट्स ही दी जाती है। तो 344 में समझता हूँ कि इस पर कुछ सर्टेन लिमिटेशंस लगानी चाहिए कि भाई 2 हियरिंग्स हो या 3 हियरिंग्स में सिर्फ एडजर्नमेंट दी जाए, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये एक मेरी यू ना इट्स माय ओपिनियन, ठीक है। तो 344 को जो है ना वो लिमिट में लाया जाए, क्योंकि एक मैक्सिम है ना बड़ा कि भाई जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, कि अगर किसी को इंसाफ बर वक्त ना मिला, विद इन टाइम ना मिले, तो ये कंसिडर किया जाता है कि उसको जैसे कि इंसाफ मिला ही नहीं। तो तो 44 इज वन तो ऑफ वकील साहब ये तो जज साहब भी कर सकते हैं ना कि वो ऐसा वो अंदरूनी कोई वो बना ले जाब्ता कि वो 2 से ज्यादा पेशियों पर वो ना करे। नहीं, देखे ना जज साहब कैसे कर सकता है? अगर जज साहब ये करेगा कि भाई एडजर्न कर रहा हूँ, एडजर्न जो है मैं नहीं करूंगा, तो वकील साहब तो जो है ना वो लेंगे, वो आके अपना स्टैंड लेकर खड़े हो वो जाएंगे कि कैसे आप वकीलों के साथ कैसे। पॉलिसी बना सकते हैं ना, इंटरनल हाँ पॉलिसी। बिल्कुल सर, बिल्कुल इस तरह की पॉलिसी बनाई जा सकती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है ना वो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कानून में अमेंडमेंट लाई जाए और अमेंडमेंट के थ्रू ये प्रॉपर लिखा जाए एक्सप्रेसली कि भाई दिस मस्ट बी एडजर्न। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर। सर। ये जो पहले एक कानून पास हुआ था ये सीपीसी का कि 1 साल के अंदर सारा केस ही खत्म करते हैं, उसके एंड के फैसला करते हैं, ज्यादा एडजर्नमेंट ना हो, तो उससे भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो सीपीसी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई थी साल दो साल पहले तकरीबन। अमेंडमेंट किस कानून पर आई थी? ये सीपीसी के ऊपर भाई। सीपीसी पे, सीपीसी पे। जी भाई, 1 साल के अंदर खत्म हो जाए केस, लेकिन उस पर अमल दरामद ही नहीं हो रहा अमेंडमेंट की रूल से। सर डियर फर्स्ट थिंग इज कि हम जो है ना वो इश्यूज डील कर रहे हैं क्रिमिनल सिस्टम से, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, तो यहाँ पर सीपीसी तो अप्लाई होगा नहीं, सीआरपीसी होगा। दूसरी बात, जी जी। ये अगर सिविल साइड का मामला होता भी सही, तो सिविल साइड को ना इट्स टू डिफिकल्ट टू सॉल्व द डिस्प्यूट विद इन जस्ट 1 ईयर, ठीक है। इसका बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो है ना वो पार्टीज का आना और उसके बाद जो है ना वो सीपीसी जो है ना वो डील करता है, सिविल साइड डील ही करती है डॉक्यूमेंट से, तो डॉक्यूमेंट्स को लाना मुख्तियार कार से लेते लेते आपको बड़ा अरसा लग जाएगा, इन रेवेन्यू ऑफिस से डॉक्यूमेंट्स लेते लेते आपको बड़ा अरसा लग जाएगा। तो 1 साल में ये सॉल्व करना एक मुश्किल है, लेकिन अगर कानून बना, मेरे जो नज़र में ऐसा अभी इस वक्त नहीं है, आई डोंट थिंक, लेकिन अगर कानून ऐसा बना तो इट मस्ट बी इम्प्लाइड, ठीक है ना, उनको जो है ना वो अप्लाई किया जाना चाहिए, इन्फोर्स होना चाहिए, ठीक हो गया। ठीक है। तो सिस्टमेटिक डिलेज हम डिस्कस कर रहे थे। देखें सबसे बड़ा रूट कॉज यही है, जब तक आप केस का जो है ना केस की टाइमिंग को सेट नहीं करोगे, जिसको हम जो कहते हैं टाइम बाउंड ट्रायल्स, समरी ट्रायल्स जिस तरह सीआरपीसी में मौजूद हैं, ठीक है, समरी ट्राई अगर केस को किया जाए तो सीआरपीसी में हो सकता है, क्रिमिनल साइड पर ये चीज़ हो सकती है कि जो है ना समरी ट्राई किया जाए, लेकिन समरी ट्रायल्स में होता ऐसा है कि जो है ना केसेस जो
माइनर नेचर के जो कि ज़्यादा इतने सीरियस नेचर के केसेस नहीं है उनको ट्राई किया जाता है, लेकिन जो है ना वो उनके अलावा नहीं। बाकी ये हुआ था कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने मॉडल कोर्ट्स का जो है ना वो इनेकाद किया था कि मॉडल कोर्ट्स बनाई जाएं। मॉडल कोर्ट्स का काम क्या था, वो समरीली ट्राई कर रहे थे केस को जल्द से जल्द जो है ना विद इन 6 मंथ्स, विद इन 7 मंथ्स they were disposing of the case, खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। और कुछ हद तक ये मामला सही भी चला, लेकिन जैसे ही जस्टिस आसिफ साहब जो है ना वो रिटायर हुए, द सिचुएशन इज सेम अगेन। तो मॉडल कोर्ट्स इन ही मामलात की वजह से बनाए गए थे कि ये जो की इशू है, एडजर्नमेंट एक की इशू है जिसको जो ना सॉर्ट आउट होना चाहिए, जो कि हो नहीं पाए। एक मामला ये है। एक दूसरा ये भी है कि भाई जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब जो है ना वो बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं व्हाट वी कैन से प्रोसीजरल डिस्पोजल के। प्रोसीजरल डिस्पोजल ये कि वो जब भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के सामने कोई केस आता था, तो वो दोनों वकील, दोनों साइड्स के जो वकील होते थे उनसे बात करता था और कहता था कि आप जो है वो कोई पर्टिकुलर डेट्स को फिक्स कर दें। आज से भले 6 महीने ही कोई 1 महीना फिक्स कर दें, या आज से 3 महीने, 7 महीने के बाद ही कोई 1 महीना फिक्स करें, जिसके अंदर जो है ना हम प्रॉपर इस केस को चलाएँ और विदिन 1 मंथ जो है ना उस केस को खत्म करें। तो और इस तरह होते भी थे। आप देखोगे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के जो भी डिस्पोजल्स हैं, केस को फाइनल जो है ना वो एट द एंड तक उसने जो डिसाइड किया है वो बड़े फास्टली किया है, बड़ी तेजी से किया है, क्योंकि उनका माइंड ही प्रोसीजरल था कि एडजर्नमेंट्स को कम किया जाए, टाइम बाउंड ट्रायल्स बनाए जाएं, जल्द से जल्द जो है ना उस मामला को खत्म किया जाए, और एक्चुअल में होना भी ऐसे ही चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई जो कि मैंने आपको बताई फर्स्ट। जी। ठीक है, अगर कोई से क्वेश्चन हो तो यू आर फ्री टू आस्क। इस तरह जो दूसरा सब टाइटल है वो है पुलिस से रिलेटेड, पुलिस करप्शन एंड इन एफिशिएंसी इज वन ऑफ द की इश्यूज। ठीक है ना, पुलिस जो है ना वो किस तरह करप्शन करती है, करप्शन ना कहीं बस इस तरह करे कि वो जो है ना वो मिसमैनेजमेंट है उनकी तरफ से या मल एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से, कि वो जो है ना वो उनका जो काम है दैट इज इन्वेस्टिगेशन, वो प्रॉपर नहीं करते। देखिए पूरा जो एक ट्रायल होता है ना, दिस इज एक्चुअली अ बिल्डिंग, वो एक उसकी जो फाउंडेशन है वो इन्वेस्टिगेशन है, क्रिमिनल साइड पर अगर देखें तो। ठीक है, तो एक बिल्डिंग की फाउंडेशन इन्वेस्टिगेशन है। जब तक इन्वेस्टिगेशन पुअर होगी, जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि बिल्डिंग जो है वो लड़खड़ाएगी। इसका मतलब है कि ट्रायल जो है इट शैल नॉट गो प्रॉपरली देन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में वो क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। ठीक है ना, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो मैंने क्या देखा है कि भाई एक अगर एफआईआर लॉन्च हुई, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। ठीक है, ठीक है, बीच में जो बताया करें वरना। ठीक है, तो क्या हुआ भाई, इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस का काम है भाई, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 156 ऑफ सीआरपीसी के तहत कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर लॉन्च हुई है, नाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा भाई, एफआईआर को जो है लॉन्च करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, एक बंदे ने ऑफेंस कमिट किया, पुलिस चाह रही है कि हम इस बंदे को सेव करेंगे, हम इस बंदे को बचाएंगे, हालांकि उसने ऑफेंस कमिट किया है। अब उसको बचा किस तरीके से रहे, वो एफआईआर में 2-4 लोगों का नाम जो है ना वो एज अ को अक्यूज्ड पुट कर रहे हैं कि भाई पर्सन ए ने ऑफेंस कमिट किया था, उसके साथ पर्सन बी, पर्सन डी, पर्सन ई, इन तमाम लोगों ने जो है ना वो ऑफेंस कमिट किया है। एफआईआर में तमाम लोगों के जो वो नाम डाल दिए, सस्पेक्टेड, कोई नॉमिनेटेड, कोई ये एब्सकॉन्डर, सब। अवाम उन्नास किस तरह लिखते हैं? जी, अक्सर एफआईआर में अवाम उन्नास लिखा होता है। अवाम उन्नास मतलब नहीं, वो ऐसा होता है कि भाई जो अक्यूज होता है उसका नाम प्रॉपर लिखा होता है, एड्रेसेस भी लिखी होती है कि इस बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है, फिर उसको अरेस्ट किया है हमने, जो भी सिचुएशंस होती हैं। जनरल अवाम उन्नास जो है ना वो कोई अलग मामला होगा। बाकी जो चीज़ें कि भाई प्रॉपर जो है ना वो नाम लिखते हैं, ये अक्यूज है, इसने ऑफेंस कमिट किया है, बाकी ये जो सस्पेक्टेड बंदे जो है ना वो ये हैं। इसकी वजह से हो क्या रहा है, ये होगा कि भाई जब ये ट्रायल चलेगा, केस जो है ना कोर्ट के सामने आएगा, भले एक बंदे ने अक्यूज ने जो है ना वो ऑफेंस कमिट भी किया हो, लेकिन जब 2-4 और को अक्यूज कोर्ट में सब लाए जाएंगे ना, तो जो है ना वो जो पार्टी होगी, जो इन अक्यूज बंदों को बचाने वाला जो वकील होगा, जो डिफेंडेंट साइड अक्यूज साइड होती है, वो वकील कहेगा कि सर देखिए को अक्यूज जो है ना वो यहाँ पर तो मुलविस था ही नहीं, वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं था, प्ली ऑफ अलीबाई ले लिया, फॉर एग्जांपल ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द मोमेंट वेयर द ऑफेंस वाज कमिटेड, वो वहां पर था ही नहीं। ठीक है ना, वो बंदा जब अब क्या हुआ, जब को अक्यूज को वो बचा गए,
व्हेन दे हैव सेव्ड को अक्यूज पर्सन, तो इसका मतलब है कि अक्यूज्ड भी बच गया, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन वहां पर भी हो जाएगी। क्यों ये हुआ? क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ना वो पूरी हेल्प करता है क्रिमिनल को, ठीक है, पूरी हेल्प करता है अक्यूज को। ये कहता है कि भाई अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो फेवरेट चाइल्ड जब है तो इसका मतलब है अब तो वो इट्स टू डिफिकल्ट टू गो अगेंस्ट देयर अक्यूज पर्सन देन, ठीक है ना। तो क्रिमिनल साइड पर ये होता है कि भाई 99% यानी बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट एक अक्यूज्ड पर्सन को जो है ना वो आपको प्रूव करना होगा कि हाँ भाई इसने ऑफेंस कमिट किया है। अगर आपके यहाँ 1% भी यहाँ पर हो जाता है, बट वी कैन से 100% आपको प्रूव करना है, अगर 1% भी जो है ना वो डिफेक्ट पाया जाता है या रीजनेबल डाउट अगर क्रिएट हो जाता है तो अक्यूज जो है ना वो बरी हो जाएगा, अक्यूज जो है ना वो एक्विट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक व्हाट वी कैन से मैं कहूँ कि इनएफिशिएंसी है फ्रॉम द पुलिस साइड के उनको इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करनी चाहिए, और जो सिचुएशन मैंने बताई है दे शुड नॉट क्रिएट दैट थिंग। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि मैं आपको एक्चुअल में क्या बताना चाह रहा था कि क्या ये दूसरा की इशू है। पुलिस जो है वो 2-3 और बंदों को भी बीच में डाल देती है। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही होता है ना, 2-3 बंदे और भी डाल देते हैं उसको एफआई पुलिस को जी। रिश्वत दे दो तो इस तरह करती है। हाँ बिल्कुल, मतलब उनको अपना बंदा बचाना है, बस बंदा बचाना है। अब वो भले उनका अपना बंदा हो या किसी और का हो, फिर रिश्वत दे दो, बच जाओ बस ब्राइबरी के तहत जो है ना वो दे आर सेव्ड देन इजीली, ठीक है ना। और एक और मसला भी है कि भाई ये भी होता है कि पुलिस जो है ना वो बहुत बार जो है ना वो लोगों को पकड़कर 61 सेक्शन के तहत ये है कि भाई विद इन 24 आवर्स अ पर्सन अरेस्टेड इज टू बी ब्रॉट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, कोर्ट के सामने उसको लाना है। लेकिन वो जो है ना 24 आवर्स के अंदर लाते ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, जब अगर कोर्ट को पता चल जाता है कि इस तरह का बंदा जो है ना पुलिस ने अरेस्ट किया हुआ है, तो पुलिस को भी वो पता चल जाता है, पुलिस उसको आज़ाद कर देती है, तुम भाग जाओ बस। 24 आवर्स के अंदर उसको लाना इट्स ड्यूटी ऑफ पुलिस, लेकिन वो नहीं ला रहे हैं। अब क्या करें? तो ये भी एक की इशू है, इसको भी टैकल करना चाहिए। इस तरह जो है ना वो टॉर्चर्स वगैरह जो होते हैं पुलिस ये के यहाँ। जो मिसिंग पर्सन में भी इस तरह करते हैं ना, कहाँ पर? ये जो मिसिंग पर्सन है उसको भी प्रोड्यूस नहीं करते कोर्ट के सामने। हाँ सर बिल्कुल, तो इस तरह के जो है ना वो यहाँ पर प्रॉपर जो है वो ना इनेक्टमेंट्स की ज़रूरत है कि मिसिंग पर्सन अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो उस मिसिंग पर्सन को किस तरह सेव करना चाहिए। जब जो है ना कोर्ट उसमें हाथ डालती है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि इस मिसिंग पर्सन जो है ना इसको ये कहाँ पर है और किसकी कस्टडी में है, कोई मानता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारी कस्टडी में है ही नहीं, इज नॉट इन आवर। आईजी जो इंस्पेक्टर जनरल सिंध थे जो है ना अचानक वो गायब हो गए, ये बड़ा मामला जो है ना वो हुआ था। तो जब पूछा गया, हाई कोर्ट ने पूछा कि भाई वो बंदा कहाँ है, तो कोई माने ही ना कि वो बंदा कहाँ है, आईजी कहाँ है। तो अचानक फिर कुछ दिनों के बाद जो वापस आ जाता है वो। तो इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पर जो है ना ये अलार्मिंग सिचुएशन है जब एक एलीट क्लास भी अरेस्ट होकर गायब हो सकता है। तो वी आर द कॉमन पीपल एंड वी कैन बी अरेस्टेड एट एनी टाइम। लेकिन ये ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, सो वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ इन दैट वन। सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी, कोई मुझे बताएगा कि सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी क्या है और ये क्या कहता है? If anyone is available and listening me to tell me what is section 167. ये किसी को डिटेन करना और उसको इसकी कस्टडी लेना उसके बारे में। ठीक है, at some extent. Anyone else apart from this guy? ठीक है सर, सेक्शन 161 जो है ना इट स्पेशली डील्स विद रिमांड, ठीक है। रिमांड से ये डील करता है, डिटेंशन ही होती है जाहिर सी बात रिमांड के अंदर, ठीक है। भाई ये हुआ कि पुलिस के पास एफआईआर हुई, एक बंदा अरेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब पुलिस जो है ना वो उसको क्या होता है कि विद इन 15 डेज कि एफआईआर जब हुई तो विद इन 15 डेज उनको जो है ना चालान को जमा कराना होता है बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब जो है भाई चालान तो बना ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन अभी तक की नहीं है, ठीक है ना। दे हैव टू डू दैट थिंग फर्स्ट। तो उन्होंने अभी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की नहीं है, चालान कहाँ से बने? तो ये इंटरिम चालान बनाते हैं, ठीक है भाई। चल इंटरिम चालान का भी ऑप्शन है पुलिस के पास, दे कैन डू दैट, ठीक है ना। 173 में वो इंटरिम चालान भी बनाते थे, आरजी चालान, ठीक है। वो जमा हुआ, लेकिन इंटरिम चालान के साथ एक 167 की एप्लीकेशन भी दे देते हैं कोर्ट के यहाँ के, सर हमें जो है वो इस अक्यूज की कस्टडी दी जाए,
जिसको हम कहते हैं रिमांड, जिसको हम कहते हैं फिजिकल कस्टडी, जिसको हम कहते हैं पुलिस कस्टडी, जो भी कहें आप। तो इसकी जो है वो फिजिकल कस्टडी दी जाए ताकि हम अपने पास इसे रखें, ठीक है। फिर कोर्ट की मर्जी जितने दिन दे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज हो सकती है दैट रिमांड। भाई इसको हम रखें और जो है ना वी वांट टू कंडक्ट वी वांट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन, हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। हालांकि उनको पहले करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया, चले एक्सटेंशन मिली, उनको टाइम मिला। उसके साथ क्या हुआ कि रिमांड में वो बंदा भी इनको वापस मिल गया, यानी अब पुलिस की कस्टडी में वो बंदा मौजूद है। फिर जो पुलिस उसके साथ करेगी, ठीक है ना, आप समझ सकते हो, ठीक है, जो उनके साथ होता है। पुलिस की जो है ना वो मार भी ऐसी होती है कि वकील साहब, ये पुलिस को कितनी इजाजत है कि वो सस्पेक्ट को मारे, कितने हद तक? सर पुलिस के पास इख्तियार नहीं है कि वो मारे। अच्छा। सही है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है उसको मारे। देखिए मार, अक्यूज्ड बंदा जब पुलिस ने अरेस्ट किया है ना, तो ये समझ ले कि वो इनोसेंट बंदा है। क्रिमिनल लॉ कहता है ये कि वो बंदा इनोसेंट है, तो पुलिस को किसने पावर दे दी कि आप उस अक्यूज बंदे को मारो। हालांकि कोर्ट में ट्रायल नहीं चला उसके पास, उसके खिलाफ जो है ना वो कोई प्रूफ अभी तक मौजूद नहीं है। कोर्ट में वो केस चले, एविडेंसेस चलें, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस री, ये तमाम चीज़ें हों, जो है ना उसके बाद एट द एंड कन्विक्शन हो, फिर होगी ना सज़ा। फिर जो पीपीसी जो भी कहता है, एटीए जो भी कहता है, सीएनए जो भी कहता है, फिर जो भी सज़ा हो, फिर होगी सज़ा, फिर दी जाएगी सज़ा। उससे पहले पुलिस डजंट हैव कि वो जो है ना वो ये काम करे और उसको मारे, लेकिन मारती है, ठीक है ना, मारती है। 167 में उसकी कस्टडी ले ली, अपने पास रखी, और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये बंदे ये कर रहे हैं कि उस बंदे को मार मार कर ये बोल रहे हैं कि जो ना तुम उगलो सच, तुम कहोगे आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, हालांकि उस बंदे ने वो किया ही नहीं है। तो ये एक की इशू है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। और लेकिन यहाँ पर कानून की गलती नहीं है, कानून ने जो ना वो सर्टेन स्पेसेस, सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कि वो जो ना गलत तरीके से इस्तेमाल हों, गलत तरीके से उनके एनफोर्समेंट एप्लीकेशन हों। ये सर पुलिस कस्टडी में जो बयान देता है मुलजिम, तो उसकी कोई वैल्यू है? नो सर, देयर इज नो एनी वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। यानी 164 कोर्ट में दे तो उसकी वैल्यू है, उन पुलिस कस्टडी में कोई वैल्यू किसी स्टेट में? हाँ, उसके लिए कानून शहादत ऑर्डर 1984 के सर्टेन आर्टिकल्स हैं, वो क्लियरली इन टर्म्स पर एक्सप्रेसली वो कहते हैं कि देयर इज नो एनी एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एनीथिंग सेड बाय अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन ये है कि उनको जो है ना वो ऐसा है कि कोरोबोरेटिव वैल्यू हो सकती है। कोरोबोरेटिव वैल्यू समझते हो आप? हेलो, नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर अगर उनके पास कोई उन्होंने क्राइम किया है और उनकी रिकॉर्डिंग उनके पास यूएसबी में पड़ी है, तो क्या वो अक्यूज से ले सकती है आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह? सर मैं आपको आंसर करता हूँ, लेकिन उससे पहले कोई बंदे ने आंसर किया था कि उसकी वैल्यू है या नहीं। जब एविडेंस पुलिस के सामने दिए जाएं तो उनको अभी मैं क्लियर कर दूं कि वैल्यू उस चीज़ की नहीं है। पुलिस के सामने जो भी हुआ वो ऐसा हुआ कि था ही नहीं, उसकी उस तरह की जो है ना वो स्टेटमेंट्स वगैरह की वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा जो है ना वो खुद वॉलंटरीली इस तरह की स्टेटमेंट देता है, जो कि 161 में आप पढ़ोगे, सेक्शन सीआरपीसी का जो सेक्शन 161 है, वो ये बात कहता है कि अगर गवाह विटनेसेस जो है ना अगर स्टेटमेंट पुलिस के सामने देते हैं तो उसकी वैल्यू होगी, वो कोर्ट में लाया जाएगा और कोर्ट उस चीज़ को सुनेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी शर्त ये है कि विटनेसेस ने जो है ना वो वॉलंटरीली दिया हो। ऐसा ना हो कि विटनेसेस वहां पर कोर्ट में खड़े होकर कहें कि हमें तो पुलिस ने थ्रेट किया था, जस्ट बिकॉज दैट रीजन वी हैव व्हाट वी कैन से डिड्यूस्ड दीज एविडेंसेस, ठीक है। तो वहां पर फिर वैल्यू नहीं होगी। वैल्यू तब होगी जब वो चीज वॉलंटरीली हो। तो ये कानून शहादत ऑर्डर यहाँ पर जो है ना वो क्लियर है। फिर आते हैं 164 पर, जो कि पूछा सेक्शन 164 डील्स विद स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशन बोथ, कि विटनेसेस सॉरी जो अक्यूज पर्सन है वो स्टेटमेंट्स दे या कन्फेस करे, उस चीज की वैल्यू है। स्टेटमेंट की, कन्फेशन दोनों की वैल्यू है 164 की। क्यों? क्योंकि वो होती है मैजिस्ट्रेट के सामने, वो होती है कोर्ट के सामने, वो पुलिस के सामने नहीं होती। तो क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट थिंग हैज एन एविडेंशियरी वैल्यू। अब पूछो, कोई और था शायद। हेलो, जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई क्राइम कमिट किया है किसी अक्यूज ने और उसकी रिकॉर्डिंग की है, अगर उनके यहाँ यूएसबी वगैरह जो पड़ी है, तो वो क्या अक्यूज से ले सकता है आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? अगर वो अक्यूज न देना चाहे तो फिर?
अक्यूज वो पर्सन ना देना चाहे नहीं, उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, वो उसकी ड्यूटी है। वो कुछ सेक्शन मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। कानून शहादत के ही सेक्शन है कि विटनेसेस हों, ठीक है, जो भी विटनेस हो या वो अक्यूज पर्सन जो है ना, दे आर ड्यूटी बाउंड कि जब वो इन्वेस्टिगेशन, पुलिस जो है वो जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, जब वो सर्च के लिए आए, जिसको कहे, विटनेस को कहे कि तुम मेरे साथ हेल्प करो, पुलिस कहे विटनेस को कि तुम मेरी हेल्प करो सर्च में, तो विटनेस बाउंड है कि सर्च में उसकी हेल्प करें। अगर वो अक्यूज को कहती है कि तुम सर्च में मदद करो, तो अक्यूज इज बाउंड कि वो हेल्प करे, ठीक है। तो इसी तरह अगर अक्यूज पर्सन के पास इस तरह के रिकॉर्डिंग वगैरह हैं, तो जो है ना वो अक्यूज इज बाउंड टू गिव दैट थिंग। जिस तरह हमने देखा कि क्रिमिनल लॉज के कुछ सेक्शंस, ठीक है, वो अफेक्ट होते हैं इनकी इश्यूज से। 161 167 देखा, ऊपर कुछ और सेक्शंस देखे हमने। इसी तरह आइन के यानी कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल्स अफेक्ट होते हैं। जिस तरह आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ जो हो गया, आर्टिकल 14 जहाँ पर जिस तरह लिखा हुआ है कि डिग्निटी ऑफ मैन, एक बंदा अरेस्ट हुआ, डिग्निटी उसकी खराब हुई एंड प्रोबेबिलिटी, इस तरह या टॉर्चर वगैरह से रिलेटेड जो आर्टिकल हैं। आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल से रिलेटेड आर्टिकल जो है वो, ये चीज़ें जो है ना वो अफेक्ट होती हैं। आर्टिकल 25 की बड़ी क्लियर वायोलेशन देखी जाती है कि भाई इक्वालिटी बिफोर द सिटीजन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ होनी चाहिए लोगों की, लेकिन इक्वालिटी होती नहीं है। एलीट के लिए कोई और मामलात हैं और हम जैसों के लिए देयर आर डिफरेंट सिनेरियोज देन, ठीक है। तो सीआरपीसी या जो तमाम क्राइम्स के लॉ हैं, उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो भी साइमल्टेनियसली अफेक्ट हो रहा होता है। साइमल्टेनियसली जो है ना उसके अंदर भी मामला देखे जाते हैं। कुछ केस लॉज भी हैं, अगर आप खुद उसको पढ़ना चाहें तो ये डीपीओ ओकाड़ा केस है 2020 का, इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केसेस। इसको लाजमी पढ़िएगा कि किस तरह जो है ना वो डीपीओ ओकाड़ा ने एक बंदे को डिटेन किया, जो कि इलीगल डिटेंशन थी। केस उसके खिलाफ यानी अक्यूज जिसको हम कहें, उसके खिलाफ जो है ना वो प्रॉपर कोई केस था भी नहीं, लेकिन डीपीओ को अपना काम कराना था, वो बंदा कर नहीं रहा था, उसको इलीगली डिटेन करता है। फिर जो है ना वो लाहौर हाई कोर्ट ने किस तरह की रूलिंग्स दी उसको पढ़िएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मामले में कि एक पुलिस ऑफिसर किस तरह इस बंदे को अरेस्ट कर सकता है जबकि उस बंदे ने वो चीज की नहीं है, मिस एडमिनिस्ट्रेशन, मल एडमिनिस्ट्रेशन है सिंपल इन टर्म्स, ठीक है। तो लाहौर हाईकोर्ट ने सो मोटो एक्शन के थ्रू जो है ना उस बंदे को यानी डीपीओ ओकाड़ा को जो है ना वो बुलाया। उस बंदे को, फिर डीपीओ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, वो सस्पेंड भी हुआ और उसके साथ उसको सजा भी हुई। तो इस केस को पढ़ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। फिर हम आते हैं प्रोसिक्यूशन पर। वीक प्रोसिक्यूशन एंड लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। कोई मुझे बताएगा कि प्रोसिक्यूशन क्या है? सर हेलो। प्रोसिक्यूशन यही, ये जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, एडीपीपी टीडीपीपी, प्रोसिक्यूशन साइट, जो कोर्ट में पुलिस की तरफ से पेश होते हैं वकील हजरात। सही है सर, सही है। बस इतना समझो कि पुलिस एंड प्रोसिक्यूशन दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है ना। एक भाई है तो दूसरी बहन है, दोनों एक ही चीज है। पुलिस जो करेगी, प्रोसिक्यूशन वही चीज कोर्ट में प्रोवाइड करेगी। यानी प्रोसिक्यूशन इज व्हाट वी कैन से थर्ड पर्सन बिटवीन कोर्ट एंड पुलिस, ठीक है। इन दोनों के दरमियान यानी जज साहब, कोर्ट और पुलिस के दरमियान जो बीच का जो चेन है ना वो प्रोसिक्यूशन है, ठीक है ना, जो कि स्टेट की तरफ से आकर केस को लड़ता है, ठीक है ना। उसकी भी सर्टेन ड्यूटीज हैं कि वो फाइल को प्रॉपर बनाए, ठीक है, और जज साहब के सामने केस को वकील प्रॉपर साहब, चलाए। ये एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं आप? सर मैं प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा हूँ, लेकिन एडवोकेट जनरल जो है ना वो भी इसी लीनियज का है, इसी लिंक, इसी लाइन का है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन जो अगर छोटे मोटे कोई केस होते हैं, छोटे मोटे केस यानी स्टेट रियासत का इतना बड़ा केस नहीं, फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया भाई, चोरी हो गई, ठीक है, तो इस मामला में जो है ना वो प्रोसिक्यूशन दरमियान में आती है, ठीक है। जो वकील होते हैं, सरकारी वकील, ये केस को लड़ते हैं। अगर पूरे सूबे का मसला हो तो फिर वो मसला एडवोकेट जनरल लड़ता है, लेकिन सब एक ही चीज है ये, ठीक है सर। जी सर। ठीक है, तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस जो है वो तो शायद थर्ड पिलर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। ये प्रोसिक्यूशन तो कोई और चीज है और पुलिस कोई और चीज है। हाँ सर, वो दोनों ही अलग चीजें हैं, मैंने नहीं कहा कि दे आर सेम। ये बिल्कुल थर्ड पिलर है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की। पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रियासत के जो केसेस होते हैं वो प्रोसिक्यूशन के हवाले किए जाते हैं। प्रोसिक्यूशन इनको ट्राई करती है इन द कोर्ट, कोर्ट के सामने आकर केस जो चलाता है, ये प्रोसिक्यूटर समझे वकील है, एक सरकारी वकील है। ये जो है ना वो पुलिस के मामलात को आकर कोर्ट को बता रहा होता है कि सर इस तरह मामला थे,
इस तरह का जो है ना वो ये बंदा विक्टिम है, ठीक है, इस बंदे के इस बंदे के भाई का मर्डर हो गया है, तो वो तमाम चीज़ों कोर्ट को जो बताता है, ही इज प्रोसिक्यूशन। ठीक है सर, तो प्रोसिक्यूशन की भी ड्यूटी है कि वो भी इन मामलात को प्रॉपर चलाए, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस नहीं कर रही है तो वो भी कोर्ट को प्रोसिक्यूटर आके बताएगा कि सर ये इन्होंने जो है ना वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, तो डायरेक्शन दी जा सकती है, लेकिन प्रोसिक्यूटर ये करता नहीं है कि वो पुलिस के खिलाफ जो है ना इस तरह के मामलात करे, कि वो कोर्ट को कहे कि आप पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ताकि जो है ना वो पुलिस काम करे। तो देयर आर सम सर्टेन केस लॉस, मैं आपको वो कुछ केस लॉस बताता हूँ। है कि मुख्तारा माई केस 2005 का, इस तरह फराज नवीद केस 2022 का है, और रेशम खान केस 2021 का। ये 3 केसेस आप पढ़ना। इसमें क्या होगा भाई, इन दिस, यानी ये जो मुख्तारा माई केस, इसमें इन दिस हाई प्रोफाइल केस द लाहौर हाई कोर्ट एक्विटेड 5 आउट ऑफ 6 कन्विक्टेड रेपिस्ट, ठीक है, जिनके अगेंस्ट इनसफिशिएंट एविडेंस था, ठीक है। द सिक्स्थ मेंस पनिशमेंट वाज कम्यूटेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दिस केस हाईलाइटेड significant issues in the prosecution's handling of evidence and overall justice process, ठीक है ना। तो जब अगर प्रोसिक्यूशन काम सही करे तो पुलिस भी जो है ना वो काम सही करती है, क्योंकि पुलिस जो है ना वो बड़ी डरती रहती है वकीलों से। तो अगर प्रोसिक्यूटर तो वकील है, तो अगर प्रोसिक्यूटर सही काम करे ना, तो पुलिस में हिम्मत नहीं है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन से हटे और इन्वेस्टिगेशन में जो है ना वो कोई लैक पुल या डिफेक्ट आगे क्रिएट करे। वकील साहब, ये प्रोसिक्यूटर्स अच्छा अपना काम सही क्यों नहीं करते? सर अब मैं यहाँ पर आपको कैसे मैं क्लियर बताऊँ, लेकिन ये है कि प्रोसिक्यूशन की जो प्रोसिक्यूटर की जब सिलेक्शन होती है ना, तो बड़ा जब ये चीज़ ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जब ये सिलेक्शन होती है तो उनमें मेरिट जो है ना वो बिल्कुल नहीं होती है, समझे। जब प्रोसिक्यूटर एक अपॉइंट होता है, मेरिट नहीं होती, तो मेरिट नहीं होती तो समझ जाओ कि किसके बच्चे जो है ना यहाँ पर इलेक्ट होकर सिलेक्ट होकर आते हैं इन कमीशंस के थ्रू, ठीक है। तो और पुलिस और ये फिर ब्राइबरी वगैरह के ये मामलात हैं इन वजह से। तो ऐसा समझो कि अफेक्ट होगा अगर प्रोसिक्यूटर काम सही करेगा, ठीक है ना, तो पुलिस को अफेक्ट होगा, और फिर पुलिस डायरेक्टली उनसे राब्ता करेगी जिनकी वजह से ये बंदा यहाँ पर सिलेक्ट होकर आया है, तो फिर इन प्रोसिक्यूटर के लिए मसला हो जाएगा, समझ रहे हो। जी जी, वो सिफारशी लोग। हाँ सर भाई, इनके लिए ये सेक्शंस भी मैंने लिखे हुए हैं भाई, सेक्शन 161 टू 165 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, ठीक है। कि भाई ब्राइबरी, करप्शन वगैरह ये सब आपको पता है कि भाई मुल्क के अंदर हालात क्या हैं। तो इन हालात की वजह से हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बड़ा वीक है। तो इसमें कानून की, फिर से वही बात कि कानून की कोई भी गलती नहीं है, कानून एट इट्स के स्पेयर जो है ना वो कानून बिल्कुल ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन एनफोर्समेंट, दिस इज द रूट कॉज जिसकी वजह से ये ना ये हमारे मामलात, ये जो हमारे सिस्टम में ये नहीं चल रहे, एंड दीज आर बाइसली ट्रीटेड देन। जिस तरह हम देखते हैं भाई, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस है, एनएओ, और उसका जो बड़ा टूल जो कि नेब कहा जाता है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसमें भी भाई जो है ना वो बड़े जो करप्ट लोग होते हैं उनको बचाया जाता है, और जो छोटे मोटे अगर हैं नेब तो। ज्यादा और नेब ज्यादा। जी सर। एक नेब ज्यादा होता है जो बच जाता है, और एक नेब ज्यादा होता है। हाँ वो आप कह सकते हो, सही बात है, ठीक है। अगर मतलब ज़्यादा बड़ी चोरी होगी तो वो बच जाएगा, अगर कम करप्शन होगी तो फिर वो उसके फिर सजाएं वो होंगी, ठीक है ना। तो ये भी एक हमारे पास इशू है भाई, आर्टिकल 25 की, जिस तरह मैंने आपको क्लियर पहले भी बताया था कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ भी यहाँ पर लोगों की नहीं है। एलीट के लिए अलग कानून, अलग इन्फोर्समेंट है, कानून ना को कानून तो वही है, अलग इन्फोर्समेंट है, और मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए जो है ना वो अलग इन्फोर्समेंट है इसी सिस्टम की, इसी कानून की। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं भाई अब्यूज ऑफ बेल सिस्टम पर। कोई मुझे बताएगा कि बेल क्या होती है? उर्दू में तो जमानत को बेल कहते हैं। कोई कुछ एडिशनल बेल डिटेल? बेल होता है कि किसी पर्सन को रिलीज करके श्योरिटी के हैंड में देना। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली। किसी भी अक्यूज पर्सन को रिलीज करके श्योरिटी के हैंड देना। एग्जैक्टली बेल यही है।
जमानत जिसे हम कहते हैं इन सिंपल टर्म्स, बेल जो है भाई एक बंदे को अक्यूज जो होता है उसको फ्री करना, ठीक है, कि कस्टडी से उसको फ्री किया जाए, वो आज़ाद उसको छोड़ा जाए, ठीक है, इन द हैंड ऑफ श्योरिटी। उसके लिए एक जमानत होती है, जामिन बंदा होता है जिसकी वजह से जो ना वो, जिसकी जमानत पर उस बंदे को जो है ना वो आज़ाद किया जाता है, ठीक है। लेकिन अब भाई कानून क्या है, लॉज क्या है, सेक्शन 496, 497, 498 जो सीआरपीसी के, ये दी सेक्शंस टू डील विद बेल, ये बेल से डील करते हैं, ठीक है। प्रोहिबिटरी क्लॉजेस वगैरह फिर वो मामला आते हैं। अब क्या है कि भाई बेल जो है वो कुछ लोगों को मिलती है, कुछ को नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि जज के पास ये पावर है, जज चाहे तो बेल दे, चाहे तो ना दे। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर जज भी नहीं दे सकता बेल, लेकिन एलीट क्लास अगर है तो उसको बेल मिल जाएगी, और अगर कोई आम सा बंदा वही ऑफेंस कमिट करता है तो उसको बेल नहीं मिलती। एक बड़ा ही जो है ना वो रिसेंट केस भी हुआ है, आपने सुना होगा, ब्लेसफेमी का उमरकोट में एक केस हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ है, 15 दिन ही नहीं हुए होंगे उसको। तो उस केस में जो भाई जो मौलवी साहब है, ठीक है ना, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई थी कि भाई कत्लेआम 302 लगा हुआ था, सेक्शन 34 लगा हुआ था, 324 लगा हुआ था, 319 लगा हुआ था, 319 नहीं 324 लगा हुआ था। तो ये जो सेक्शन यानी कत्लेआमद के सेक्शन, बड़े सीरियस किस्म के सेक्शन लगे हुए थे, लेकिन वो बंदे को बेल मिली है एंड ही इज नाउ ऑन बेल, जमानत पर। इस तरह के स्पेसिफिक जो ना वो टफ सेक्शंस के बावजूद भी बेल, और एक बार भी वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुआ, ठीक है। तो देखें बेल सिस्टम हमारे पास किस तरह चल रहा है, ठीक है। तो जो ना जिसको चाहे बेल दी जाए, जिसको चाहे बेल ना दी जाए, तो यहाँ पर फिर से वो कानून में मसला नहीं है, लेकिन क्या करें कि इन्फोर्समेंट इस तरह है कि जो है ना वो लोगों को उनका जो वकील साहब, ये तारिक मसूद साहब में को बेल मिली है इसमें? हाँ, तारिक मसूद साहब को भी मिली है बेल, वही वहाँ पर भी ब्लेसफेमी का मामला, यानी वो जो बड़े लोग जो भी होंगे ना उनको बेल मिल जाएगी। वो खुद करें तो खैर है, और आवाम करे तो फिर उसको डायरेक्ट मार देते हैं। हाँ सर, वो चले सर मारना तो इसमें ठीक है, जो वो अलग बात है, लेकिन कि भाई आवाम करे तो उसको जो है ना वो बेल नहीं मिलेगी, और जल्द से जल्द केस खत्म होगा और उसको सजा हो जाएगी, कन्विक्शन बस। सर इसमें जो बेल उनकी वो हुई एक्सेप्ट, उसके खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं? जैसे वो दूसरा केस था सिद्ध पे जो डॉक्टर के खिलाफ हुआ, डॉक्टर को मारा था, जी सर। तो उसके, तो अगर कोई मिसाल के तौर पे बेल उनकी एक्सेप्ट होती है, जो दूसरे अगर हायर फोरम पे अपील करें यानी बेल के खिलाफ, तो बेल इनकी मंजूर कैंसिल की जाए फॉर एग्जांपल, तो वो आगे अपील कर सकते हैं? अब आपका क्वेश्चन शायद ये है कि अगर बेल हुई, जो कि बेल हुई है यहाँ पर, बेल जी हुई है तो क्या इसकी अपील हो सकती है या नहीं, इस तरह यही है सवाल। जी जी जी, अपील ठीक है की सर। बेल के खिलाफ। हाँ, थोड़ा मैं आपको थोड़ा डिटेल बेल की बता दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेल में अपील होगी या नहीं, ठीक है। बेल के भाई मेनली जो है ना कुछ एग्जाम है, टाइप्स हैं, मेन जो टाइप्स है वो है प्री अरेस्ट बेल एंड पोस्ट अरेस्ट बेल, उसके बाद तीसरी प्रोटेक्टिव बेल। कि प्री अरेस्ट बेल का मतलब है कि जमानत कबल गिरफ्तारी, यानी अब गिरफ्तार वो बंदा नहीं हुआ है, वो बंदा बेल लेना चाह रहा है। तो ये केस वो है हमारा, ये जो डॉक्टर वाला केस, ये वो है जहाँ पर जो है ना वो अरेस्ट नहीं हुआ वो बंदा। तो इसका मतलब है कि उसने अप्लाई किया प्री अरेस्ट बेल के लिए, एफआईआर में उसकी नॉमिनेशन हो गई, प्री अरेस्ट बेल के लिए उसने एप्लीकेशन दी। अब एप्लीकेशन वो कहाँ पर देगा, प्री अरेस्ट बेल की एप्लीकेशन हमेशा दी जाती है सेशंस कोर्ट में डायरेक्टली, ठीक है ना। तो वहां से वो ग्रांट हो गई, यानी बेल हो गई। अब इसकी अपील होगी, हो सकती है, कानून है, ठीक है, उसकी अपील हो सकती है। कौन करेगा, जो विक्टिम पार्टी होगी, जो एग्रीव्ड पार्टी होगी, ठीक है ना, वो कहेगी भैया कि उस बंदा बेल पर कैसे आज़ाद हो गया, ये तो बड़े स्पेसिफिक टफ सेक्शन से हीनियस नेचर का ऑफेंस कमिट हुआ था, बेल जो है ना वो नहीं मिलनी चाहिए थी। तो अपील हो सकती है, कहाँ पर होगी, इन द हायर कोर्ट। अगर सेशंस कोर्ट ने आज़ाद किया है तो अपील शैल बी प्रेफर्ड इन दी हाई कोर्ट। सर जो प्री अरेस्ट बेल होती है, जी सर। और इसमें और भी सेक्शन है ना, 400 पता नहीं कौन सा है सेक्शन इसमें। जी प्री अरेस्ट जी के दो सेक्शन है ना, एक ए और एक ए, वैसे ही है। इसमें क्या फर्क है? सर, प्री अरेस्ट बेल का एक ही सेक्शन है, वो है 498 में होती है प्री अरेस्ट बेल बस। और 498 ए जो होता है उसका क्या मतलब है? सर वो है प्रोटेक्टिव बेल का, प्रोटेक्टिव बेल से रिलेटेड। प्रोटेक्टिव बेल समझते हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा।
जी 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 हाँ, तो वो प्रोटेक्टिव बेल से भाई कि हम जो हमें प्रोटेक्शन दी जाए ताकि हम सफ़र में उसको लेकर जाएं वहाँ तक, तब तक हमें बेल दी जाए। तो ये वहाँ तक पहुँच सके सेशंस कोर्ट तक, वहाँ पर हम जाके प्री अरेस्ट बेल लेंगे। लेकिन अगर तब तक हमें यहाँ पर प्रोटेक्टिव बेल अगर नहीं मिलेगी तो वो बंदा पुलिस हमें वहाँ पर अरेस्ट कर लेगी। तो इस वजह से अच्छा प्रोटेक्टिव बेल यानी वकील साहब, ये जो इमरान खान लाहौर से इसको इस्लामाबाद आए थे, ट्रांजिटरी बेल ये कहते है प्रोटेक्टिव बेल? जी सर, हेलो। हैं, इसको ट्रांजिटरी बेल बोलते हैं। हाँ सर, ट्रांजिटरी बेल भी कहते हैं इसे। हाँ। ये सफर में जो होता है इस्लामाबाद से, लाहौर से इस्लामाबाद आना हाई कोर्ट के लिए या सुप्रीम बिल्कुल सर, कोर्ट के बिल्कुल। लिए। इसको उर्दू में सफरी जमानत कहा जाता है, सफरी जमानत। अच्छा। सर अगर पोस्ट अरेस्ट हो तो उसकी अगर मजिस्ट्रेट के पास हो एक्सेप्ट हो, फिर उसकी सेशन जज के पास अपील होगी। यार मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हो? फिर से पूछें। अ- पोस्टर क्या? अगर फोर्स अरेस्ट हो यानी जमानत बाद उस गिरफ्तारी हो, तो जी सर। अगर वो मंजूर हो जाए तो उसकी अपील सेशन के पास होगी। हाँ, देखिए, प्री अरेस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि वो डायरेक्टली सेशंस कोर्ट में होती है। पोस्ट अरेस्ट बेल वो डायरेक्टली सेशंस कोर्ट के पास नहीं होती है। पोस्ट अरेस्ट बेल वहाँ पर होगी जहाँ पर केस चल रहा है। अगर केस मजिस्ट्रेट के पास चल रहा है तो पोस्ट अरेस्ट की बेल एप्लीकेशन वहाँ पर दोगे। अगर सेशंस कोर्ट के पास केस चल रहा है तो फिर पोस्ट अरेस्ट बेल की एप्लीकेशन आप सेशंस कोर्ट में दोगे। अगर पोस्ट अरेस्ट बेल की एप्लीकेशन आपने मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दी है तो इसके खिलाफ अपील आप सेशंस कोर्ट में करोगे। ठीक है सर? जी ठीक हो गया। ठीक है सर। इसी तरह भाई कस्टोडियल टॉर्चर एंड अब्यूज से रिलेटेड भी मामला होते हैं। ये भी एक जो है ना वो की इशू है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना कस्टडी में रखा जाता है और फिर उस बंदे को जो है ना वो टॉर्चर किया जाता है। ठीक है ना? टॉर्चर इस तरीके से पुलिस करती है, मैं एक्चुअल में ये चीज़ आपको पहले बताना चाह रहा था लेकिन शायद क्वेश्चन की वजह से आई फॉरगॉट दैट। ठीक है ना? कि टॉर्चर इस तरीके से किया जाता है कि उस बंदे को जो कि अक्यूज है उसको ज़्यादा इंजरी नहीं होती, यानी इतना जो है ना वो ज़्यादा ज़ख्म नहीं होता कि भाई उसकी स्किन नहीं फटती, उसको जो फ्लैश नहीं उतरता या उसके फ्रैक्चर ऑफ बोन नहीं होता या डिसलोकेशन ऑफ बोन नहीं होता। अगर ये हों, इस तरह के मामला हो जाए, अगर जख्म नुमाया हो जाए तो फिर तो इंजरी के सेक्शंस लग जाएंगे और पुलिस खुद फंस जाएगी। तो इस वजह से भी पुलिस इस तरीके से सिर्फ मारती है कि जो इंजरीज हैं वो जाहिर ना हो। अगर इंजरी जाहिर हो गई तो वो सेक्शंस डायरेक्टली पुलिस पर अप्लाई हो जाएंगे और कोर्ट कहेगी कि आपने इसको ऐसे कैसे मारा। हालांकि ये तो सिर्फ अक्यूज्ड इस स्टेज पर, इसके खिलाफ कोई कन्विक्शन नहीं है, इसके खिलाफ अभी तक कोई केस फाइनल एट द एंड प्रूव नहीं हुआ है, कन्विक्शन नहीं हुई है। आपको किसने इख्तियार दिया और पावर दिया कि आप, लेकिन फिर भी तो बात कहने की क्या हुई कि पुलिस जो है ना वो अपना लेवल बेस्ट यूज करती है कि उसको इस तरीके से मारा जाए, इस तरीके से टॉर्चर किया जाए ताकि ये जो जख्म है वो कोर्ट के सामने दिखा ना पाए, इस तरह के जो नुमाया जख्म जो है वो ना हो सके। इस पर एक जो है ना वो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हुई, इंटरनेशनल कन्वेंशन मौजूद है, इसका पूरा इदारा बना हुआ है, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जिसको हम कैट कहते हैं। कैट का सिग्नेटरी है पाकिस्तान एज अ नेशन। कैट का सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट है ऑफ वर्किंग दैट है कि प्रिवेंट द टॉर्चर, कि टॉर्चर से बचाया जाए लोगों को, टॉर्चर से अक्यूज को बचाया जाए। नहीं तो इसका मतलब ये कि जब कन्वेंशन ये बनी है तो इसका मतलब ये है कि ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, यानी टॉर्चर मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, दूसरी रियासतों में भी इन सेवरल स्टेट्स टॉर्चर के मामला हैं, टॉर्चर का मसला है और लोग बड़ा तंग है। तो इस वजह से रियासतों ने ये सोचा कि जो है ना वो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है ना वो बनाई जाए और तमाम जो सिग्नेटरी मुल्क हैं उनको बाउंड किया जाए कि टॉर्चर ना किया जाए वो लोग जो कि सेल में, वो लोग जो जेल में, वो लोग जो प्रिजन के अंदर हैं। इसी तरह भाई आर्टिकल 10 जो है वो कहता है कि तमाम जो लोग हैं यानी जो अक्यूज हैं उनको राइट है कि वो लीगल रिप्रेजेंटेशन अपनी अपनी जो है ना वो ला सकें, उनको जो है ना वो वकील मुहैया किया जाए। तो भाई ऐसे ऐसे उनको प्रोसिक्यूटर मिल जाते हैं जो उनके उनके केस का बेड़ा गर्क करते थे, जिनसे उनको ही सज़ा हो जाती है। ठीक है ना? तो आर्टिकल 10 की भी बड़ी क्लियर वायोलेशन है कि लोगों को उनका जो है ना वो प्रॉपर राइट जो है ना वो नहीं मिल रहा। तो ये भी एक क्रिमिनल इशू है मुल्क के अंदर।
यानी सिंपल कहने का मतलब है कि भाई कॉम्पिटेंट जो लीगल रिप्रेजेंटेशन अक्यूज को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। अब हम आते हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर। कोई मुझे बताएगा कि भाई जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक? ये जो बलूगत से पहले जो अक्यूज्ड है उनके बारे में। हाँ सर, एग्जैक्टली। यानी जो बच्चे होते हैं 18 से कम। यूथफुल ऑफेंडर। जी यूथफुल ऑफेंडर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो बालिग नहीं है, तो जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, उनको भी अगर उनसे कोई ऑफेंस कमिट किया, उनसे अगर कोई ऑफेंस हो जाए तो पाकिस्तान पिनल कोड ये कहता है कि वो ऑफेंस नहीं है। भले वो ऑफेंस कमिट करे फिर भी वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक बच्चे ने किसी को मार दिया आप उसको आज़ाद छोड़ दो, ये भी नहीं होगा। उसको जो है ना वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाता है। लेकिन इस मुल्क में क्या होता है, अगर किसी बंदे ने कोई ऑफेंस कमिट किया, पुलिस आ रही है, उसको गाड़ी में घसीट कर गाड़ी में डाला, अरेस्ट कर कर लेकर चली गई और जाके पुलिस कस्टडी में रख रही है। उसके साथ वही हशर हो रहा है जो दूसरे अक्यूज के साथ होता है, ठीक है। यानी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की शॉर्ट कमिंग है। ये भी एक की इशू है कि बच्चों को जो है ना वो जो प्रॉपर बच्चों के लिए एक फोरम है वो उसको नहीं मिल रहा। यानी जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का, उसकी भी जो है ना वो क्लियर वायोलेशन है। तो उसके लिए होना क्या चाहिए कि बच्चों को जो है वो प्रॉपरली जो जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उनमें डाला जाए और बच्चों की जो है ना वो नशो नमा होनी चाहिए और बच्चों को जो है ना वो सिखाना चाहिए कि ऑफेंसेस नहीं करना चाहिए, ऑफेंसेस नहीं करना है। और उसके साथ उसको जो है ना वो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल किस्म के जो और स्किल्स हैं वो उन बच्चों को सिखाने चाहिए। लेकिन होता नहीं है। होता क्या है कि वो भी दूसरी जो है ना जेलों में बैठे होते हैं और फिर बच्चों के साथ जो होता है मार पीट कुटाई जो भी होती है, ऑल थिंग्स आर डन टू दोस गाइस। तो हम जो है ना अब इस टॉपिक को कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमने क्या देखा है कि क्रिमिनल इश्यूज क्या हैं, उसके साथ ये देखा कि लॉ में मसला नहीं है, कानून में मसला नहीं है, कानून प्रॉपर है, लेकिन एप्लीकेशन में मसला है। किस तरह पुलिस जो है ना वो हेरा फेरी करती है, किस तरह फाउंडेशन किसी बिल्डिंग की जो है ना वो स्टार्टिंग में ही खराब होती है, जिसकी वजह से पूरा ट्रायल जो है ना वो खराब हो जाता है। और जो है ना वो पूरा इस एक दो दो एक किस्म है जस्टिस सिस्टम के, वो मैं आपको बताऊं। एक होता है इनक्यूजिटोरियल जस्टिस सिस्टम और दूसरा होता है एडवर्सेरियल सिस्टम। कोई मुझे बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर बस इसको जो ना हम जो डिस्कस करके फिर खत्म करते हैं। दिस इज एक्चुअली द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? एडवर्सेरियल सिस्टम एंड इनक्यूजिटोरियल सिस्टम। कोई बताएगा कि इन दोनों में फर्क क्या है? अगर कोई पता हो या किसी एक का पता हो इन दोनों में से तो बताएं। एक है एडवर्सेरियल, दूसरा है इनक्यूजिटोरियल सिस्टम। हेलो, आर यू लिसनिंग मी गाइस? सर नहीं पता इसका। ठीक है सर। देखें, दो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के दो इकसाम हैं। एक है इनक्यूजिटोरियल, दूसरा है एडवर्सेरियल। पाकिस्तान के अंदर एडवर्सेरियल सिस्टम है, इंडिया के अंदर एडवर्सेरियल सिस्टम है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इनक्यूजिटोरियल सिस्टम है। एडवर्सेरियल सिस्टम वहां पर जी सर। जिसमें जी जी जिसमें जूरी बैठती है वो सिस्टम भाई, 10-11 जी जज इकट्ठे फैसला करते हैं जैसे यूएस में है नहीं, ये ये सिस्टम। नहीं नहीं, देखें, ये जो 10 12 11 जजेस जो है ना वो तो पाकिस्तान में भी इकट्ठे होकर फैसला करते हैं, जो जिस तरह रेफरेंसेस फुल रेफरेंसेस सुप्रीम कोर्ट में होते तो होते हैं वहाँ पर। ये नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के अंदर एडवर्सेरियल सिस्टम है। यानी दो वकील खड़े होंगे, वो एडवर्स एडवर्स करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन भी जो ना यही वकील ही ढूंढ रहे होते हैं, क्या एविडेंसेस हैं, क्या मामला हैं। जज का यहाँ पर रोल ये है सिर्फ कि वो सिर्फ फैसला देगा। एक वकील ने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, एक वकील जिसका अगर आर्ग्यूमेंट्स अच्छे हैं तो फैसला दे देगा। दिस इज एडवर्सेरियल सिस्टम के दो वकील एक दूसरे से लड़ रहे हैं और जज का कोई रोल नहीं है। जज का रोल है फैसला देना, वो फैसला देगा। दिस इज एडवर्सेरियल सिस्टम। दूसरा है इनक्यूजिटोरियल सिस्टम। इनक्यूजिटोरियल सिस्टम में ये होता है कि दो वकील तो बहस करेंगे अपने एक दूसरे से, लेकिन उसमें जो है ना वो जज भी इंटरफेयर कर रहा होता है। जज जो है ना खुद भी इंक्वायरी कंडक्ट करा रहा होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन उसकी अपनी टीम बनी होती है, इंक्वायरी की अपनी टीम बनी होती है, जो कि यहाँ पर पाकिस्तान में जजेस के पास टीम नहीं है, वो बस पुलिस ही होती है जो कर रही होती है। यहाँ पर
वहाँ पर यानी इंक्विजिटोरियल सिस्टम में जज की अपनी टीम होती है, वो इंक्वायरी कर रही होती है उस केस में, इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। अगर कोई वकील झूठ बोलता है तो उसे खुद को, उस वकील को फंसा देती है उसकी इंक्वायरी टीम, जुडिशियल टीम। जज बोल रहा होता है वहाँ पर कि ये मामला इस तरह है ही नहीं जिस तरह आप बोल रहे हैं वकील साहब, ठीक है। तो ये होते हैं इनक्यूजिटोरियल सिस्टम। तो मैं जो है ना वो फेवर में हूँ इनक्यूजिटोरियल सिस्टम के, इनक्यूजिटोरियल हो और इस पुलिस को ना ज़्यादा इख्तियार ना होने चाहिए, और जज जो है ना वो भी अपना 100% रोल दे। एक केस को सिर्फ फैसला देने के वक्त नहीं, उससे पहले इंक्वायरी कराए, खुद इन्वेस्टिगेट कराए खुद। जज जब वो मामला करेगा ना तो एक बड़ा जो है ना वो फर्क आएगा। ऐसा नहीं है कि बस सब मामला हल हो जाएंगे, लेकिन एक बड़ा जो है ना वो मेजर डिफरेंस पाया जाएगा when the inquisitorial system is applied here in this country। ठीक है, एक मेरा ये ओपिनियन है कि इनक्यूजिटोरियल होना चाहिए। दूसरा मेरा एक और क्वेश्चन है, किंग अगर ऑफ आप पाकिस्तान तो वैसे भी अमेरिका का गुलाम है, तो ये सिस्टम अप्लाई कर लेना इंक्विजिटोरियल। हाँ सर, वो बिल्कुल सही बात है, ये अप्लाई कर लें, लेकिन फिर जो है ना क्या है कि बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है ना वो खराब हो जाएगा, तो उन रोजियों को भी बचाना है ना। दूसरा सर एक और मेरा क्वेश्चन है, वो भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डिटरेंट थ्योरी आपको पता है? डिटरेंट जी, Yes, वो sir. हाँ, न्यूक्लियर डिटरेंट पाकिस्तान है, इस तरह हम अखबारों में सुनते हैं। नहीं डिटरेंट वो नहीं। एक होता है रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम, दूसरा होता है डिटरेंट थ्योरी। रिस्टोरेटिव जस्टिस सिस्टम का पता है आपको? रिस्टोर करना Mm-hmm. क्या होता है, बताएं। हेलो, अगर पता हो तो काइंडली बताएं। सर पता नहीं मुझे। ठीक है, रिस्टोरेटिव सिस्टम और डिटरेंट सिस्टम। रिस्टोरेटिव सिस्टम का मतलब होता है कि एक बंदे ने ऑफेंस कमिट किया, और फिर जो है ना अब क्या होता है कि उसको सजाएं तो फिर जब होंगी तो होंगी, लेकिन उससे पहले क्या होता है, बस उसको जो है ना वो एक जगह पर रखा जिसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर कहते हैं, वहां पर रखा, और जो है ना वो उसको स्किल सिखाए जा रहे हैं, उसको रिस्टोर किया जा रहा है। रिस्टोर का मतलब है कि उसने ऑफेंस कमिट किया, यानी वो अक्यूज्ड बना, उस अक्यूज्ड के फेज से निकाल कर उसे, उस अक्यूज्ड के करेक्टर से उसे निकाल कर एक अच्छा बंदा बनाया जा रहा है, यानी उसको अच्छे बिहेवियर सिखाए जा रहे हैं, उसे काम करना सिखाया जा रहा है, स्किल। यहाँ पर पाकिस्तान में रिस्टोरेटिव जो है ना वो सिस्टम एप्लीकेबल है, लेकिन वो भी प्रॉपर होता तो नहीं है, ठीक है ना। रिस्टोरेटिव सिस्टम में ये होता है कि एक बंदे को अच्छा बनाना है। एक होता है डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी यानी एक बंदे ने ऑफेंस कमिट किया है तो उसको ऐसी सजा दो कि वो भी डिटर करे आगे वही ऑफेंस कमिट करने से, और पूरी जो सोसाइटी एट लार्ज जो है वो भी डिटर करे उस ऑफेंस को कमिट करने से, यानी हट जाए वो तमाम लोग कि भाई इस तरह का ऑफेंस फिर कोई नहीं कमिट करे, इस तरह की सजा देनी चाहिए। हमारा जो इस्लामिक लॉ है वो डिटरेंट थ्योरी की पासदारी करता है, वो डिटरेंट थ्योरी के फेवर में है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब चोर आता है तो चोर की सजा हाथ काटना है, इसका मतलब है हाथ काटना है, उसका हाथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसने चोरी की, अगर प्रूव हो गया कि इसने चोरी की तो हाथ काट दो, बात खत्म, ठीक है। हाँ मुश्किल है कि भाई एक बंदा जो है ना वो बिल्कुल ये डिसेबल हो जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन उससे क्या होगा कि बड़ा फर्क होगा, पूरी सोसाइटी एट लार्ज जो है ना उस चीज से हट जाएगी, ऑफेंस जो है ना वो फिर वो लोग वो कमिट नहीं करेंगे। इस तरह हद के जो लॉ ये अल्लाह ये सऊदी अरब में भी ये सिस्टम है ना? जी सर बिल्कुल डिटरेंट है, वो डिटरेंट है तो सऊदी अरब हमसे बहुत आगे। इसी तरह ईरान के अंदर भी इस तरह के मामला थे कि अगर वहाँ पर जो है ना वो कोई जो है ना जिना का या ऑफेंस कमिट करता है तो उसको सजाए मौत दी जाती है, पूरे चौक में लटका देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो अफगानिस्तान के अंदर भी ऐसा आपने देखा होगा बहुत बार कि वहाँ पर भी जो है ना चौक पर लटका देते हैं आफ्टर प्रूविंग द केस, कन्विक्ट हो गया है तो फिर, तो ताकि लोग देखें उसको, और जो उनके अंदर खौफ पैदा हो जाए कि इस तरह का ऑफेंस फिर से कमिट ना करें। अल्लाह पाक ने भी कुरान पाक के अंदर हद की सजाएं दी हुई हैं, ठीक है। हद की सजाएं जो है ना वो वहाँ पर सजाए मौत होती है, कैपिटल पनिशमेंट, कि बस मार दो, या विपिंग होती है, कोड़े मारो, 100 150 200 कोड़े मारो, वो बंदा वैसे ही मर जाएगा। तो इस तरह की सजाएं होती है। किसास की सजा है कि भाई आपका अगर किसी ने आंख निकाल ली है तो उसकी आंख ही निकलेगी, ठीक है, उसकी सजा यही होगी, रिटेलिएशन जिसे कहा जाता है। तो डिटरेंट थ्योरी जब तक नहीं होगी ना तो लोग नहीं मुड़ेंगे और ये ऑफेंसेस कमिट होते रहेंगे। तो जब हम इस्लामिक कंट्री है, इस्लाम को हम फॉलो भी करते हैं, तो इस्लाम की इस डिटरेंट थ्योरी को भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये मेरा एक कंक्लूजन कुछ जो चार सर दो चार हमारे जी हमारे जी जी पीपीसी में ये है तो सही, जो हदूद ऑर्डिनेंस जो जियाउल हक ने लगाए थे, तो उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वैसे कानून का तो हिस्सा है ना कि किसास, हद, ये चीजें। बिल्कुल सर बिल्कुल, जो है ना वही बात मैं
कह रहा हूँ कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है, यानी लेकिन ये इसके तहत कि केस चलता है वैसे? कभी आपने कभी एक्सपेरिमेंट में देखा है कि हद के तहत कोई केस चल रहा हो या सजा हुई हो? इस तरह कोई है सही ट्रेंड कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में? मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 302 पाकिस्तान पिनल कोड का आपने कभी पढ़ा है? 302 कत्लेआम। हेलो, जी जी। 302 पीपीसी पढ़ा है? उसमें क्या है, कोई बताएगा मुझे? उसमें तो वही सजाएं हैं। सजाएं। पनिशमेंट सबसे है ना? पहले जो जी 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 बताएं। हेलो, हाँ पनिशमेंट है, 302 में पनिशमेंट है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्लॉजेस बनी हुई हैं, 3 क्लॉजेस, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज ए जो है ना वो डील करती है किसास से, कि भाई अगर कोई सेक्शन 300 के तहत कत्ले अमद कमिट करेगा तो 302 क्लॉज ए के तहत उसे किसास की सजा दी जाएगी। लेकिन क्या होता है कि फिर नीचे 2 क्लॉज और भी डाले हुए हैं, क्लॉज बी और क्लॉज सी। कि क्लॉज बी है कि भाई उसको ताजीर की सजा होगी, क्लॉज सी है कि उसको जो है ना फिर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो जाएगी। ठीक है, तो यानी एक तो ऊपर आपने सजा रखी है किसास जैसी, हद जैसी सजा, लेकिन नीचे फिर जो है ना आप लीनियंट हो जाते हो। तो फिर क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है कि अगर प्रूफ मौजूद नहीं है कि वो किसास जो है ना वो किसास हो पाए, प्रूफ किस तरह का प्रूफ कि भाई वो बंदा जो है ना खुद डिसेबल है, इस वजह से उसको किसास नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या होता है कि 302A में किसास नहीं, किसास की सजा उसको नहीं देते, फिर चले जाते हैं नीचे वाले क्लॉजेज में, क्लॉज बी में, स्पेशली क्लॉज सी में चले जाते हैं, और उसको जो है ना वो दे देते लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी अब डिटरेंट सजा नहीं दी, डिटरेंट सजा थी क्लॉज ए वाली जो कि मिलनी चाहिए, और वो डिटरेंट सजा कभी मिलती नहीं है। आपने कभी देखा कि एक बंदे ने पिस्टल से किसी बंदे को मार दिया और कोर्ट ने उसे सजा दी कि किसास लो? किसास का मतलब ये होगा कि उस बंदे को भी गोली से मार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो नीचे वाली सजाएं दे देते हैं, क्लॉज बी और क्लॉज सी में डिटरेंट से जज साहब खुद बच रहा होता है कि नहीं इसको डिटरेंट वाली सजा ना दो। ठीक है, हालांकि उसको डिटरेंट वाली सजा मिलनी चाहिए। एक दफा आप डिटरेंट सजा देकर देखो, फिर देखो कि क्या होता है। सर वकील आपको साहब, जज क्यों बच रहा होता है? जी सर, डिटरेंस से जज क्यों बच रहा होता है? सर लॉ में जो ना है वो कुछ ऑप्शंस हैं, जिस ऑप्शंस की वजह से जो है ना वो फिर जज उन ऑप्शंस में जाकर, वकील साहब खुद उसको बोल रहे सर ये ऑप्शन जिसकी वजह से के साथ अप्लीकेबल नहीं होगा। आप पढ़ना सेक्शन 304। 304 कहता है कि अगर सबूत मौजूद ना हो, प्रूफ मौजूद ना हो किसास के लिए, ठीक है ना, किसास के लिए अगर प्रूफ मौजूद ना हो तो फिर जो है ना किसास नहीं लिया जाएगा। तो प्रूफ मौजूद नहीं होगा तो किसास नहीं लिया जाएगा, तो इस वजह से जज जो है ना वो हट जाता है। तो वकील खुद उसको ड्रैग करके कर लेते हैं उसको कि आप 304 में देखिए जो है ना प्रूफ्स आर नॉट प्रोवाइडेड, देयरफॉर जो है ना आप नीचे वाले क्लॉजेस में जाएं और एक लेनियंट किस्म की सजा हो। फॉर एग्जांपल भाई हो गई लाइफ इम्प्रिजनमेंट सजा, फिर क्या होता है कि पहले तो ऐसा था कि सदर जब इलेक्ट होता था तो सदर आकर शायद सेक्शन आर्टिकल 49 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 49 के तहत रिट्रीव एंड पार्डन कर देता था। यानी जिसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई फिर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी खत्म करके जो है ना सजा कम कर देते थे, या जो है ना वो उसको बिल्कुल आजाद कर देता था। कौन? सदर। सदर जब इलेक्ट होता था तो वकील साहब, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में 14 साल है? नहीं सर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट 25 ईयर्स। 25। जी सर, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, की इश्यूज इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, थक तो गए, वरना हम क्लास को एंड करें। अब कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं कि भाई डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, एआई को आप जो है ना अंदर लाओ। आज भी देखो, आज भी देखोगे ना तो रिकॉर्ड सिस्टम बने हुए पुराने पुराने, बड़ा एक रिकॉर्ड रूम बना होता है, इसके अंदर पूरी फाइलें पड़ी हैं पुरानी। अब कभी आग लगे तो ये सब चीजें जल जाएंगी, कोई सजा में है तो सजा वाला फिर छूट जाएगा। तो एआई, अगर एआई के थ्रू एक डिजिटल केस का निज़ाम बनाया जाए, तमाम फाइलें ऑनलाइन हो जाएं, तो ये मसला ज़्यादा मसला हल हो सकता है। इसी तरह जो व्हाइट कॉलर जो क्राइम्स होते हैं, यानी जो बड़े एलीट क्लास बड़े लोग जो क्राइम कमिट करते हैं, तो उनके खिलाफ भी सजा और जजा का निज़ाम स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ये तो और भी वीक बनाते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनाए जाते हैं, बना दिया जाना चाहिए ताकि उनको सजाएं वो हो। नताशा केस में वो बहुत वीक निजाम था, लग रहा था। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि जो ना वो सिस्टम तो पड़ा है, कानून पड़ा है, सब चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन अब उसको कौन पकड़े कौन? वर्चुअल हियरिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, ई कोर्ट का निज़ाम होना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा इकदाम लिया कि भाई उन्होंने ई कोर्ट और वर्चुअल हियरिंग का जो है ना वो प्रोग्राम शुरू किया, कि कुछ सर्टेन बड़े पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले केसेस थे, उनको
वर्चुअल कर दिया था, सोमोटो एक्शंस हो गए या सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर जो का जो एक्ट था उस पर जो उन्होंने बात की। तो इस तरह के वर्चुअल हियरिंग्स भी होनी चाहिए ताकि जो है ना वो पार्टीज भटके ना, बड़ी दूर तक ना आए, घर बैठकर ही उन तमाम जो है ना हियरिंग्स को सुन सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपीयरेंस हो बिफोर द कोर्ट और एडजर्नमेंट्स कम हो और कोर्ट जल्द और केसेस जो है ना वो जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ हों। तो ये भी एक बड़ा इकदाम हो सकता है। रिकमेंडेशन है कि अगर ये चीज़ की जाए तो यहाँ पर अब हम टॉपिक को एंड कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो फिर भी मैं बोल रहा हूँ, यू मे आस्क। सर ये ब्रिटिश जो कॉलोनियल लॉज हैं जी सर। ये बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती है, उसकी जगह अलहदा कानून बन जाए? सर खत्म कौन सी चीज़ है दुनिया में जो खत्म नहीं हो सकती? सब चीज़ें खत्म हो सकती हैं, लेकिन क्या आपकी लीडरशिप जो मुल्क की है वो तैयार है कि ये कानून खत्म हो जाए? नहीं। तो बस यही मसला है और कुछ नहीं है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर।